हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस बायोमेट्रिक बाय डॉक्टर आशीष गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता और आप मेरे साथ डेली बेसिस पर मेरी लाइव क्लासेस जरूर कनेक्ट करते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं वो कनेक्ट करिएगा, रात को क्लास चलती है डेली बेसिस पर। आज मैं आपको, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, कि एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि आखिर जो सीएसआई यूजीसी नेट एग्जाम है या सीएसआई यूजीसी जीआरएफ एग्जाम है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप सारे एक एक करके पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। जहां जहां आपको डाउट है वो सारे पॉइंट्स हम डाउट के फॉर्म पर यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो ये जो एग्जाम आप बात कर रहे हो, सीएसआई यूजीसी नेट एग्जाम, ये एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है आपकी कौन सी? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ये एग्जाम हमारा कंडक्ट हो रहा है। और ये एग्जाम साल में 2 बार होता है। ठीक है, आपने कहा ये कितने बार हो रहा है? 2 टाइम्स इन अ ईयर, 2 टाइम्स पर ईयर। एक साल में एग्जाम 2 बार होता है। जनरली इसका जो नॉर्मल पैटर्न है वो आपका जून और दिसंबर साइकिल है, लेकिन कुछ लास्ट 2-3 सालों से कोरोना के बाद कंडीशन बिगड़ गई है, तो थोड़ा बहुत टाइमिंग ऊपर नीचे हो जा रही है। जैसा कि इस बार वाला एग्जाम जुलाई में हुआ था। ठीक है, तो मान के चलो कि 2 टाइम हो रहा है। और यहां पर जो सीएसआर का फुल फॉर्म है वो है आपका क्या? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कहीं ना कहीं फंडिंग एजेंसी है। अगर आप एग्जाम क्लियर कर रहे हो तो आपको एक बेहतरीन रिसर्च करने के लिए कहीं ना कहीं स्टाइपेंड प्रोवाइड करने का काम इन पर्टिकुलर एजेंसी का है। अब एग्जाम के रिलेटेड अगर आप बात करो तो अबाउट ज्वाइंट सीएसआई यूजीसी फेलोशिप। अब देखो यहां पर क्या है, आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपने इस एग्जाम को क्रैक किया। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद अगर आपके पास एक कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं, उन आइडियाज को आप किसी अच्छी लैब में क्या कर सकते हो, उसको बहुत बड़ा कर सकते हो, बहुत अच्छे से आगे उस पर रिसर्च पर ले जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपने इनोवेटिव आइडियाज को एक ब्रॉड लेवल तक आप आगे बढ़ा सकते हो। तो आपको चांस मिलेगा किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में पीएचडी करने का, या आप कोई नेशनल लेबोरेटरी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कोई आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको अपना रिसर्च करने का पूरा मौका दिया जाएगा। गवर्नमेंट आपको यहाँ पर फेलोशिप प्रोवाइड करेगी। और ये ध्यान रखना कि जो ज्वाइंट सीएसआई यूजीसी नेट फेलोशिप है, ये केवल आपका इंडिया में ही एप्लीकेबल होगी। इसको आप फॉरेन कहीं दूसरे देश में अप्लाई नहीं कर पाओगे। जो भी काम करना है इसके बेसिस पर आपको इंडिया पर करना है, इस फेलोशिप के बेसिस पर। यहां पर जब हम सीएसआर नेट कैटेगरी का जब एग्जाम भरते हैं तो यहां पर जो रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी में आ रहा है। आप देखो, कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1, फिर आपके पास कैटेगरी 2, और फिर है आपके पास कैटेगरी 3। अब देखो कैटेगरी 1 पर ये क्या है? कैटेगरी 1 आपका क्या? अवार्ड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि जो हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप वाला, जो हम अपने पर्टिकुलर रिसर्च के टाइम पर जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, वो स्टाइपेंड कहीं ना कहीं किस कैटेगरी के अंदर आएगा? कैटेगरी 1। यानी कि जब आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करोगे और आपका जेआरएफ निकलेगा, तो अगर आपने सीएसआई नेट एग्जाम दिया और आपका जेआरएफ आ गया, आपने जेआरएफ के लिए अप्लाई किया तो, और आपने उतने मार्क्स अचीव कर लिए और आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिल गया, तो इसका मतलब है आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो, मतलब आपको फेलोशिप मिलने के लिए आप एलिजिबल हो। अगर ये निकल गया तो बाय डिफॉल्ट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में एक बेसिक क्राइटेरिया है कि लेक्चरशिप, सीएसआई नेट लेक्चरशिप क्वालिफाई होना चाहिए, एलएस क्वालिफाई होना चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो गए हो। और साथ के साथ जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पहले पीएचडी एंट्रेंस के लिए अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे, अब इसी के बेसिस पर आप पीएचडी एडमिशन भी ले सकते हो। यानी कि ये वाली कैटेगरी तीनों के लिए एप्लीकेबल हो जा रही है। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम रह गए और आप कैटेगरी 2 पर सिलेक्ट हुए, तो आपको केवल और केवल क्या मिलेगा? आपको, आप एलिजिबल हो नेट के लिए। यानी कि आपने लेक्चरशिप का जो एक मिनिमम क्राइटेरिया वो फुलफिल कर लिया है। आपको लेक्चरशिप, जहां पर भी फॉर्म निकलेंगे, आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो, कॉलेज कैडर के हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के हो। लेकिन इसमें आपको, आप जेआरएफ नहीं, इस पर आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा क्योंकि आपके मार्क्स थोड़ा सा कम रह गए। लेकिन हाँ, पीएचडी के लिए आप इस वाली कैटेगरी से भी एलिजिबल हो। पीएचडी के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए कैपेबल हो गए हो, एलिजिबल हो गए हो। तीसरी कैटेगरी जहां मार्क्स और भी कम हो गए, यहां पर केवल और केवल आप क्या कर सकते हो? इस कैटेगरी 3 पर अगर आपका नाम आ रहा है तो आप केवल और केवल पीएचडी के लिए इनरोल कर पाओगे। ना आपको जेआरएफ मिलेगा और ना ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा। आपका अभी एलएस नहीं हुआ है। तो ये वाली जो है, ये पहले क्या होता था, पीएचडी एंट्रेंस भी अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग होते थे। अब वो चीजें खत्म करने के बाद इसी रिजल्ट के बेसिस पर आपको यहाँ पर एक इंटरव्यू देना होगा और आप क्या कर सकते हो? पीएचडी में एनरोल करा सकते हो। यहां पर देखते हैं, ये एक पॉइंट लिखा हुआ कि अगर आपका रिजल्ट कैटेगरी 2 और 3 पर है, तो कैन बी यूज्ड एज
एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस। जो पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग एंट्रेंस कराती थी पीएचडी में एंट्रेंस लेने के लिए, जैसे जेएनयू हो गया या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, अब वो खत्म करके एक इसी रिजल्ट के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, उसका पार्ट बन सकते हो। फिर उसके बाद द पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स, यानी कि जो नेट पर जो आपके मार्क्स आए हैं और फिर जो आपका इंटरव्यू होगा पीएचडी में एंट्री करने के लिए, इन दोनों के कंबाइंड मार्क्स जुड़ने पर जो एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेसिस पर आप यहां पर एंट्री कर सकते हो। और ये वाला जो है आपका, अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो जिस दिन रिजल्ट आएगा आपका, उस रिजल्ट से 1 साल तक के लिए वैलिड होगा, कि उससे पहले पहले आप 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को एनरोल करा सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, स्टाइपेंड कितना मिलेगा अगर आप कैटेगरी 1, ध्यान रखना, अगर आप कैटेगरी 1 निकाले हो, यानी कि आपने सीएसआई जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, तो जेआरएफ के टाइम पर आपको कहीं ना कहीं 5 साल तक फेलोशिप मिलनी है। तो जो शुरू के 2 साल होते हैं, शुरू के फर्स्ट 2 ईयर पर जो फेलोशिप अमाउंट है आज की डेट पर वो है 37,000 पर मंथ, ध्यान रखना, प्लस इसमें एचआरए भी आएगा। हाउस रेंट सिटी टू सिटी क्या होता है, वेरी करता है, हो सकता है कहीं 12% है, कहीं 8% है, वो डिपेंड करेगा आप कि आपकी लैब की सिटी पर है। तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट एड ऑन हो जाने वाला है, तो ये बढ़ के, अगर आपने हॉस्टल नहीं लिया है तो इसमें एड ऑन होकर अमाउंट आएगी। ये शुरू के 2 साल है। उसके बाद आपको हर साल यहां पर देखना एक एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट भी मिलता है, कितना, 20,000। इसको रिएम्बर्स कराना होता है, जैसे आपने कोई स्पेसिफिक आपका रिसर्च से रिलेटेड कोई आपने बुक खरीदी है, या कुछ आपको रिसर्च से रिलेटेड आपने कोई भी कंटेंट खरीदा है, तो उसके आप बिल सबमिट करो और आपको एनुअल कितना मिलेगा, हर साल आपको 20,000 आपको ये ग्रांट मिलने वाला है अपने रिसर्च पर खर्च करने के लिए। आपको प्रूव करना होगा कि हाँ आपने उस रिसर्च से रिलेटेड जो भी आप आइटम ले रहे हो। उसके बाद जैसे ही 2 साल पूरे हो गए, अब आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप से कहां ट्रांसफर हो जाओगे, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। और अब जैसे ही आपका 2 साल कंप्लीट, आपने अपना काम अच्छा किया है, तो अब का आपका स्टाइपेंड बढ़ जाएगा। अब ये 37,000 से 42,000 हो जाएगा पर मंथ फॉर द 3rd, 4th एंड 5th, यानी कि सेकेंड ईयर के बाद कंजिक्यूटिव ईयर के लिए अमाउंट आपका बढ़ चुका है। ये अमाउंट क्या हो चुका है, आपका बढ़ चुका है। तो ये इसमें भी ध्यान रखना, प्लस एचआरए है, इसका मतलब ये अमाउंट भी क्या होगा आपका एचआरए के साथ है, तो बढ़ा हुआ अमाउंट आएगा अगर आप हॉस्टल अकोमोडेट नहीं कर रहे हो। अपर एज लिमिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, एज लिमिट कितनी है। एज लिमिट हो गई है जनरल के लिए, अगर मैं बात करूं तो जनरली ये आपका 30 ईयर्स हो गई है। देखना, नॉट मोर देन 30 ईयर एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। अगर जुलाई में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो आपको 1 जुलाई को चेक करना होगा कि क्या आपकी एज 30 साल से कम है, तभी आप जेआरएफ, और जेआरएफ ध्यान रखना, जेआरएफ के लिए जो एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। ये रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का है भाई, जनरल वालों के लिए तो 30 साल फिक्स हो गया। रिलैक्सेशन कितने को मिलेगा, 5 साल का, प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द ओबीसी एनसीएल, ऐसे आप SC ST PWD 3rd जेंडर कैटेगरी एज वेल एज विमेन्स एप्लीकेबल एप्लीकेंट्स, यानी जो गर्ल्स हैं उनको भी, अगर वो जनरल कोई भी गर्ल्स हो, जनरल की हो या कैटेगरी में हो, सारी गर्ल्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो एक मैं जनरल मेल की बात करूं तो जनरल मेल 30 साल उसके लिए एज लिमिट है, और जनरल फीमेल या जो भी फीमेल है उनके लिए 35 साल है। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए, जेआरएफ के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहां पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ऐसी पीएचडी के लिए आप देख रहे हो, देयर इज नो अपर एज लिमिट। तो ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई, कौन ये एग्जाम दे सकता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आपने मास्टर्स कहीं से किया हुआ एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आपने अगर जनरल कैटेगरी हो, देखना जनरल अनरिजर्व या जनरल ईडब्ल्यूएस में हो, तो 55 मार्क्स के साथ अगर आपने मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट एग्जाम क्लियर किया है तो देन यू आर एलिजिबल। और अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आप ओबीसी की बात करें या फिर SC ST और पर्सन्स विद डिसएबिलिटी पर अगर आप बात करोगे, या 3rd जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट्स अगर वो 50% मार्क्स के साथ स्कोर कर रहे हैं तो वो भी आपका ये एग्जाम दे सकते हैं। अब दूसरी एक और खास बात आपके दिमाग में आ रहा हो, वो जो एग्जाम जो MSc में अभी अपीयर हुए वो क्या कर सकते हैं,
बिल्कुल दे सकते हैं भाई। अगर आप एमएससी में एनरोल हो गए हो, आपने बीएससी की और आपने किसी यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल करा दिया एमएससी के लिए, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर सीएसआई नेट एग्जाम। तो आपने कहा pursuing their master degree or equivalent course or candidates who have appeared for their qualifying master degree examination and whose result is still awaited, यानी कि आप फोर्थ सेमेस्टर में हो या अभी आपने एनरोल कराया है, आप ये एग्जाम दे सकते हो। इसका मतलब जिन्होंने अभी अभी एमएससी में एंट्री की हुई है तो अपनी तैयारी एमएससी के साथ ही करें जरूर, क्योंकि आप एमएससी भी कर रहे हो और साथ के साथ आपका सीएसआर नेट जेआरएफ निकल जाएगा, तो इससे अच्छा क्या है। तो करो भाई, साथ के साथ तैयारी करना चाहिए आपको। ऐसी एक और कहीं बहुत सारे लोग आप देखो जो 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम वाले होते हैं, बीटेक वाले हो गए, या जहां पर भी 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम है यानी कि 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है या 4 साल वाला प्रोग्राम है, वो भी आपका देखो है वो मिनिमम, और एक और कंडीशन है 4 साल या फिर 8 सेमेस्टर, साथ में 75% मार्क्स अगर ऑब्टेन हुए हैं तो वो आपका ये एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर कैटेगरी कैंडिडेट्स को मिल जाएगा। दूसरी एक और कंडीशन यहां पर ध्यान रखना, सो द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपने 4 साल वाला प्रोग्राम है या 8 सेमेस्टर वाले प्रोग्राम के बेसिस पर अगर आप ये एग्जाम क्रैक करते हो तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल तो हो, लेकिन लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको लेक्चरशिप करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो कहीं ना कहीं मास्टर्स डिग्री तो होनी चाहिए, मास्टर डिग्री के साथ नेट होना चाहिए। तो ये पॉइंट हाईलाइट है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको पता है एक 3 घंटे का पेपर होता है, ये ऑनलाइन पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और ये कितने स्ट्रीम में हो रहा है, ये आपने कहा केमिकल साइंस में हो रहा है, अर्थ साइंस, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस में ये एग्जाम क्या हो रहा है, साल में 2 बार कंडक्ट होता है। क्योंकि मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर हूं तो मैं लाइफ साइंस के बारे में अगर आपको यहां पर चर्चा करूं तो हमारे पास इस एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो मैंने कहा पार्ट ए क्या होता है, पार्ट ए होता है जनरल एप्टीट्यूड। इस जनरल एप्टीट्यूड में टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, 20। करने कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, करने होते हैं 15, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ऐसे ही आप देखो, अगर पार्ट बी की मैं बात करूं तो ये हमारे सिलेबस से है, हमारा सिलेबस डिफाइंड है लाइफ साइंसेज का, उस सिलेबस से 50 क्वेश्चन आएंगे, करने हैं 35, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। पार्ट सी में एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, लेंथी क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आएंगे, ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 75 सिलेबस से, करने कितने, 25, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। तो बताओ फिर ओवरऑल अगर आप बात करो तो क्या हो गया, यहां से टोटल पेपर कितने मार्क्स का बनेगा, टोटल पेपर मार्क बनेगा हमारा कितने, 200 मार्क्स का। कितने का बना भाई, 200 मार्क्स का पेपर बन चुका है, आराम से आप चेक कर लें। टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे हमारे पास, टोटल क्वेश्चंस 145 आने वाले हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस 145 आने वाले हैं, और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कितने करने हैं, 25 यहां से, 35 यहां से, 15 यहां से, 75। और क्योंकि आपको पार्ट ए और पार्ट बी 2-2 नंबर का है, पार्ट सी 4 नंबर का है एक क्वेश्चन, ओवरऑल कितने मार्क्स हो जाएंगे, 200 मार्क्स का पेपर आता है। और इसमें से कहीं ना कहीं अगर आपको जेआरएफ जनरल कैटेगरी लेना है तो माइंड सेट कर लो 120 के ऊपर कहीं स्कोर जा रहा है तो आप सेफ जोन में होते हो। और यहां पर निगेटिव मार्किंग होती है, ये आप ध्यान रखना, निगेटिव मार्किंग कितनी है, 25% है। 25% मतलब अगर आप 5 से में एक क्वेश्चन गलत करके आते हो तो 1 मार्क्स चला जाएगा, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। ऐसे यहाँ 0.5 आपका माइनस हो जाएगा। तो ये आप जरूर ध्यान में रखना। हर एक स्ट्रीम का सिलेबस अपलोडेड है, अभी वही सिलेबस है, अभी कोई नए सिलेबस को अभी ध्यान में, आज मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर कब की बात कर रहा हूं, ये अगस्त में खड़ा हूं मैं, अगस्त 2025 में। तो अभी की डेट में कोई अपडेट नहीं है, तो मैं वही पुराना वाला आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि लाइफ साइंसेज के अंदर कितनी यूनिट है, 13 यूनिट है। पहली यूनिट आपकी बायोकेमिस्ट्री की है, फिर सेल बायोलॉजी, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो फंडामेंटल प्रोसेस है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये सेल सिग्नलिंग और
इम्यूनोलॉजी वाली यूनिट हो गई, ये डेप बायो, फिर ये आपका प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियोलॉजी, ये जेनेटिक्स है, 8th यूनिट जेनेटिक्स है। उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हो गई, फिर इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इकोलॉजी हो गई, एवोल्यूशन, फिर अप्लाइड बायोलॉजी और लास्ट में टेक्निक्स, ये वाले आपका है। इसका डिटेल सिलेबस आपका ऑलरेडी साइट पर गिवन है या मेरे आप यूट्यूब चैनल पर जाओगे वहां पर गिवन है। तो इस तरह से आपको इस सारे एग्जाम के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन कैरी करनी है। मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ यहाँ पर इस टेलीग्राम ग्रुप पर है, आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिटेल में। ये मेरा यूट्यूब चैनल है बायोमैग्नेट बाय डॉक्टर आशीष गुप्ता। इसमें मेरी रेगुलर क्लासेस चलती हैं सीएसआर के लिए, गेट के लिए, आईसीएमआर के लिए, डीबीटी के लिए। तो जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो तो आप इस एग्जाम से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कहीं ना कहीं जो भी आपको मिल रहा है पॉजिटिवली उसको गेन करें और उससे अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसी तरह से अगले कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। रात को 10:30 बजे लाइव क्लास चलती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।